जनता पार्टी और संघ के बीच में एक अंतर कलह चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त शिकस्त हुई। अब इसका फायदा आरएसएस उठाना चाहता है। इसलिए कि आरएसएस के बारे में तो नड्डा ने कह दिया था कि अब हमको इनकी जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर हो गए। तो अब भाजपा सोचता है कि इसका फायदा उठाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी जो चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है और वहीं पे हारे हैं और खुद उनका भी वो कम हुआ है, तो इसका फायदा उठा करके मोदी की छुट्टी कर दी जाए। और अमित शाह ये चाहते हैं कि इसका इल्जाम योगी पे लगा के योगी की छुट्टी कर दी जाए। तो आरएसएस मोदी से छुटकारा पाना चाहता है ताकि कोई ऐसा आदमी आए, नितिन गडकरी जैसा, जो उसकी बातों को सुने। और अमित शाह चाहते हैं कि योगी चले जाएं ताकि वो जो उत्तराधिकारी का झगड़ा है वो खत्म हो जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में एक नई महाभारत शुरू हो रही है, जो कि भाजपा के अंदर है और भाजपा और आरएसएस के बीच में है। इस उपचुनाव के बाद जो संघ परिवार के सीमे में खलबली मची है, इस 14 तारीख को जो है वो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पहली समीक्षा की जो है वो बैठक हुई। और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने ये बात स्वीकार की कि हम जो है वो अति आत्मविश्वास के कारण हार गए, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी शिकस्त हुई। प्रश्न ये है कि ये जो अति आत्मविश्वास है, ये आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों पैदा हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसके लिए मोदी, शाह और योगी जिम्मेदार। अगर किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये कह दे कि हम 400 पार लाने वाले हैं, तो जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तो कॉम्प्लेसेंट हो ही जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि अगर 400 पार नहीं सही तो कम से कम 300 पार आ जाएंगे, और अगर 300 पार आ गए तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो योगी जी को सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेना चाहिए कि 400 पार जो नहीं आए, जो लोग, उनके ऊपर जिन लोगों ने विश्वास किया और उसकी वजह से जो आत्मविश्वास बढ़ा और जिसकी वजह से लोगों ने काम नहीं किया, तो वो उसके लिए जिम्मेदार। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारा जो मत प्रतिशत है वो 2014 से लेकर 2019, 2017, 2022 और 2024 सब में बराबर रहा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ये सरासर अपने आप को जो है वो जिस तरह से चतुर्मुख रेत में अपना सर छुपा के ये समझने लगता है कि कोई खतरा नहीं है, ये वैसी सूरत हाल है कि भाई आप जो है वो 2014 में 72 पे थे, उसके बाद 2019 में आप 62 पे आ गए, अब 2024 में आप 33 पे आ गए। फिर भी आप ये कहते हैं कि हमारा मत प्रतिशत बराबर है, लोगों का जन समर्थन हमको मिल रहा है और इसलिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऐसा है कि भाई रस्सी जल गई फिर भी दम जो है उसके बल नहीं गए। 2017 में जितनी सीटें भाजपा को मिली थी विधानसभा में, 2022 में उसमें से 55 कम हो गई। इसके बावजूद यह आप कहते हैं कि हमारा जन समर्थन बराबर है और हमको चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये तो सरासर जो है वो या तो लोगों को मूर्ख बनाना है या खुद मूर्ख, अपने आप को मूर्ख बनाना है। इसके अलावा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, जो राजनीति योगी ने चलाई, जिसके अंदर लोक कल्याण का कोई जो है वो जगह नहीं थी,
बल्कि सिर्फ नफरत फैलाओ और ये दिखाओ कि हम बहुत बहादुर हैं, हमारे पास बुलडोजर है, हम किसी का भी घर तोड़ सकते हैं, हमारे पास पुलिस है, हम किसी का भी इनकाउंटर कर सकते हैं, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। तो पब्लिक ने पहली मर्तबा जो है वो तो देखा नहीं था इसलिए दिया, दूसरी मर्तबा 55 कम किया, इस बार जो है वो सुपड़ा साफ कर दिया। तो योगी को ये बात समझना चाहिए कि ये पॉलिसी जो है वो काम नहीं आएगी। आप मुसलमानों के खिलाफ कितना भी नफरत फैलाओ, अतीक अहमद को अपनी पुलिस की मौजूदगी में जो है उसका हत्या करवाओ, मुख्तार अब्बास को जो है वो जेल में जो है वो मरवा दो, लेकिन पब्लिक को अब इस तरह की घृणा घृणा वाली जो राजनीति है, इससे नफरत हो गई है, उनको घिन आने लगी है और इसलिए उन्होंने जो है वो भाजपा को ये बहुत बड़ा सबक सिखाया। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि भाजपा के एक विधायक हैं राजेश मिश्र, उन्होंने ये कहा कि हमारी हालत बहुत कमज़ोर है, पीडीए का जो है वो सिलसिला चल रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो हम 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएँगे। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि एक विधायक अगर केंद्र का हस्तक्षेप चाहता है तो इसका मतलब क्या होता है? मेरे जैसा आदमी इसका मतलब ये समझता है कि वो विधायक ये कह रहा है कि हमको अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, 2027 में ये हमको चुनाव नहीं जिता सकता, इसलिए केंद्र हस्तक्षेप करे और हमारे इस मुख्यमंत्री की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री लाए। इसके अलावा भाजपा के एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसमें उन्होंने ये कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार है, उतना भ्रष्टाचार उन्होंने पिछले 45 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। मैं कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है, आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये भाजपा के पूर्व मंत्री का कहना है। उन्होंने ये कहा कि ना देखा ना सोचा, यानी ये भ्रष्टाचार हमारी कल्पना से परे है। तो सवाल ये है कि अगर योगी जी इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे और इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ नफरती भाषण देते रहेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? तो इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट इसी हफ्ते आई है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अयोध्या में किस तरह से जो है वो बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने, जैसे अडानी ने, हमारे लोधा बंबई के हैं जो भाजपा के अध्यक्ष थे, अभी भी जो है वो एमएलए हैं,
और मंत्री भी थे, उन्होंने जो है वो कई करोड़ की जमीन खरीद ली। तो ये जो भाजपा के लोग हैं, ये सस्ते दामों पे महंगी-महंगी जमीन खरीद रहे हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े होटल बना रहे हैं। इसी तरह से उस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी वहाँ ज़मीन खरीदी और कुछ लोग तो खाली ज़मीन खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी सस्ता खरीदना सरकार से और महँगा बेचना प्राइवेट लोगों को। तो अगर उच्च अधिकारी इस तरह के काम करने लगे, तो जो नीचे का अधिकारी एक पुलिस स्टेशन में बैठा है, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि भाई बहती गंगा में भ्रष्टाचार की हम भी डुबकी लगा लें। तो ये एक बहुत बुनियादी समस्या है कि जिसको बीजेपी ये लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, हम 1 मिनट भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इनके अपने पूर्व मंत्री ये बात कह रहे हैं कि ये जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और इससे लोग त्रस्त हैं। अब आपको मैं एक और बात दिखाना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में एक अंतर्कलह चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त हुई। अब इसका फ़ायदा भा आरएसएस उठाना चाहता है। इसलिए कि आरएसएस के बारे में तो नड्डा ने कह दिया था कि अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हम आत्मनिर्भर हो गए। तो अब भाजपा सोचता है कि इसका फ़ायदा उठाकर, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री मोदी का भी जो चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है और वहीं पे हारे हैं और खुद उनका भी वो कम हुआ है, तो इसका फ़ायदा उठा करके मोदी की छुट्टी कर दी जाए। और अमित शाह ये चाहते हैं कि इसका इल्ज़ाम योगी पे लगा के योगी की छुट्टी कर दी जाए। तो आरएसएस मोदी से छुटकारा पाना चाहता है ताकि कोई ऐसा आदमी आए नितिन गडकरी जैसा जो उसकी बातों को सुने। और अमित शाह चाहते हैं कि योगी चले जाएं ताकि वो जो उत्तराधिकारी का झगड़ा है वो खत्म हो जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में एक नई महाभारत शुरू हो गई है, जो कि भाजपा के अंदर है और भाजपा और आरएसएस के बीच में है। और वो जो मिश्रा का बयान है, वो भी इसी तरफ संकेत है कि वो जो है वो हस्तक्षेप करे केंद्र सरकार। तो ये एक नया डायमेंशन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और इसमें जो है वो चल रहा है। ये जो लखनऊ की मीटिंग है, इसमें भूपेंद्र जो चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई अखिलेश यादव से कि आप कांग्रेस से होशियार रहिए, ये आपकी मदद से जीतती है। अरे भाई, कांग्रेस जो है वो अखिलेश की मदद से जीतती है तो आपने अपना दल को क्यों अपने साथ लिया हुआ है? आपने जो है वो सुहेल देव की बहुजन समाज को क्यों अपने साथ लिया हुआ है? आरएलडी को ब्लैकमेल करके क्यों उनके साथ उनकी मदद से जीतने के लिए किया ना? फिर ये कहा कि ये लोग जो है वो अपने लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, अपने साथियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने नवीन पटनायक के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया? तो भूपेंद्र सिंह ने ये कहा कि अखिलेश यादव जी, आप जो है होशियार रहे, कांग्रेस आपके मुस्लिम वोट को अपने से दूर करना चाहता है। अरे भाई, आप तो मुस्लिम वोट को मानते ही नहीं हो, आपने तो उसको हाशिए पे खड़ा कर दिया। अब वो कांग्रेस के पास रहे या समाजवादी पार्टी के पास रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ये इस तरह की जो है वो बातें ये लोग आजकल करने लगे हैं। इससे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, ये लोग बहुत ज्यादा हताश और निराश हो गए हैं। और जो पक्ष इस तरह से हताश और निराश हो जाता है, उसका अंत बहुत जल्दी आता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो है वो जिस तरह से कि ये लोग हरिद्वार में हारे हैं और अयोध्या के बाद, इसी तरह से आगे चल के ये काशी और मथुरा में भी हारेंगे। और जो लोग ये कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब लोग ये कह रहे हैं कि ना तुम राम को लाए हो और ना हम तुमको लाएंगे। तो ये सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और भारत के लोगों के लिए इस तरह की एक फैसिस्ट पार्टी का ये हशर होना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है।